हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में डाइंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटिंग प्रोसेस एक तरीके की वस्त्र की परिसज्जा है। डाइंग प्रोसेस में कपड़े को रंग के अंदर डुबोया जाता है, जिससे कि उस पूरे कपड़े पे एक समान रंग फैल जाता है। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रोसेस होती है उसमें कपड़े के ऊपर कुछ अलग अलग प्रकार के डिज़ाइनों या आकृतियों को छापा जाता है, इसलिए इसे प्रिंटिंग कहा जाता है। प्रिंटिंग की मेथड आज से ही नहीं, बहुत प्राचीन समय से ही हमारे भारत में की जाती है, जिसमें कि अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, जानवरों, इनके नमूने बनाए जाते थे। इन नमूनों को एक लकड़ी के ठप्पे के ऊपर उभार के द्वारा तैयार किया जाता था और फिर इस ठप्पे को एक अर्ध तरल रंग के पेस्ट में डुबो करके कपड़ों के ऊपर लगाया जाता था, जिससे कि वो जो डिज़ाइन होती थी वो कपड़े पर छप जाती थी। यह कार्य पहले हाथों से ही किया जाता था, इसलिए इसमें बहुत अधिक श्रम, शक्ति और धन लगता था और उत्पादन भी बहुत ही कम मात्रा में होता था। लेकिन धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई और अब आजकल ये सारे कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं, जिससे समय, शक्ति और धन तीनों की बचत तो होती ही है और साथ ही साथ उत्पादन भी काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है। इस प्रकार यह जो प्रिंटिंग प्रोसेस है, इससे बहुत अच्छे सुंदर सैंपल्स तैयार होते हैं। जो यह प्रिंटिंग प्रोसेस है, यह कुछ 11 चरणों में पूर्ण की जाती है। हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका स्टेप है कलाकारों द्वारा नमूने तैयार करना। फिर सेकंड स्टेप में जो नमूने हमने तैयार किए हैं उनमें से किसी कपड़े के लिए कौन सा उपयुक्त या आकर्षक डिज़ाइन रहेगा, उसका चुनाव किया जाता है। अगले स्टेप में चुने हुए डिज़ाइनों का सैंपल तैयार किया जाता है। फिर इसके पश्चात सैंपल में रंग संयोजन किया जाता है। फिर सैंपल को बड़ा किया जाता है और उसके बाद बड़े किए हुए नमूनों की जिंक प्लेट पर खुदाई की जाती है। जिंक प्लेट से डिज़ाइन पर रोलर पर पेंटोग्राफ विधि से उनको उतारा जाता है। अगले स्टेप में अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग रोलरों पर नमूने अंकित किए जाते हैं। इसके पश्चात रंग का एक अर्धतरल पेस्ट तैयार किया जाता है और उसे कपड़े पर छापा जाता है। फिर अतिरिक्त रंग को धोकर अथवा अन्य विधि से निकाला जाता है और लास्ट स्टेप में छपाई के उपरांत रंग को अर्थात छपाई के पश्चात रंग को सुखा करके भाप द्वारा पक्का किया जाता है। तो इस प्रकार छपाई निम्न चरणों में पूर्ण होती है, छपाई प्रक्रिया। अब छपाई की बहुत अलग अलग प्रकार की विधियाँ होती है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग जो है ये 2 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष छपाई जिसे डायरेक्ट प्रिंटिंग कहते हैं, दूसरी अवरोधक छपाई जिसे रजिस्ट प्रिंटिंग कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष छपाई होती है, डायरेक्ट प्रिंटिंग, यह भी काफ़ी प्रकार की होती है। इसमें हम कुछ डिज़ाइंस को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले ये ब्लॉक छपाई। ब्लॉक, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी कि एक लकड़ी का जो ठप्पा होता था उसके ऊपर डिज़ाइन को एनग्रेव किया जाता था या खोदा जाता था, जिस भी प्रकार की डिज़ाइन बनानी। तो जो डिज़ाइन बनानी है, जैसे हमें किसी पत्ती की डिज़ाइन बनानी, तो उसकी डिज़ाइन उभरी हुई रहती थी, बाकी जगह को खोद कर वहाँ पे खड्डा बना दिए जाते थे और यह आधे इंच गहरे नमूना खोदा जाता था। अब जिस कपड़े के ऊपर हमें प्रिंटिंग करनी होती थी, उस कपड़े को एक साफ टेबल के ऊपर गद्दा लगा करके उसके ऊपर इसे रख दिया जाता था, कपड़े को बिछा दिया जाता है और उसके पश्चात एक रंग का अर्धतरल पेस्ट बना करके ब्लॉक को उसमें डुबोते हैं और फिर ब्लॉक को वस्त्र के ऊपर कसकर दबा दिया जाता है, जिससे कि ये नमूना जो होता है वो वस्त्र के ऊपर छप जाता है। इस प्रकार ब्लॉक प्रिंटिंग के द्वारा चादरें, बेडशीट, टेबल कवर, दुपट्टे, साड़ियाँ, बहुत सी चीज़ें तैयार की जाती हैं। इस मेथड के अंदर बहुत ही अधिक शारीरिक श्रम भी लगता है। ये ब्लॉक तैयार करने के लिए सागवान या शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। अगली है रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार सन 1785 में हुआ था, जिसको सबसे पहले थॉमस वेल्स ने किया था। इन्होंने जो नमूनों का कार्य था, जो प्रिंटिंग का कार्य था, वो रोलर्स के थ्रू किया था,
अर्थात रोलर के ऊपर नमूनों की खुदाई करके फिर उसके पश्चात किया था, इसलिए इसे रोलर प्रिंटिंग कहा जाता था। इस विधि में एक बड़े लोहे के बेलन के चारों ओर पहले एक कंबल और फिर एक मोटा चादर लपेट देते हैं और उसके बाद जिस वस्त्र पर छपाई का कार्य करना होता है उसको लपेट दिया जाता है। और दूसरे सिलेंडर जो होता है वो तांबे का होता है। इसमें बेलन की संख्या रंग के आधार पर निर्भर करती है कि हमें कितने रंगों का नमूना बनाना है। जैसे कि बहुरंगी नमूने बनाने के लिए एक मशीन में एक साथ 16 रोलर तक लगाए जा सकते हैं। तांबे वाले बेलन पर नमूने अंकित रहते हैं। इस प्रकार ये अब जो रोलर्स हैं ये घूमते जाएंगे और कपड़ा आगे की तरफ मूव करता जाएगा और हर रोलर के ऊपर जैसी डिज़ाइन और जैसा रंग छपा होगा वो उस कपड़े के ऊपर छप जाएगा। इस प्रकार छपाई के पश्चात वस्त्र को भाप के द्वारा सुखा करके रंग को पक्का कर लिया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रीन प्रिंटिंग। इस विधि के द्वारा वस्त्र की छपाई के लिए पहले एक स्क्रीन बनाई जाती है, अर्थात एक फ्रेम बनाई जाती है। ये फ्रेम जो होती है एक विशेष प्रकार की लकड़ी या वुडन फ्रेम से बनाई जाती है और उसके ऊपर एक नायलॉन का मैश लगाया जाता है उस कपड़े के ऊपर। इसे बहुत ही कसकर खींच करके लगाया जाता है ताकि ये बिल्कुल कड़क रहे उसके ऊपर। अब हमें जिस प्रकार का डिज़ाइन बनाना है वैसा एक सैंपल डिज़ाइन बना करके उस स्क्रीन के ऊपर जिस भाग के में रंग करना है उसे छोड़ करके अतिरिक्त भाग के ऊपर एक अवरोधक पदार्थ लगा दिया जाता है। जैसे कि चाहे मोम लगाया जा सकता है या फिर कोई रेजिन लगाया जा सकता है, जिससे कि वो जो स्थान होता है वह अवरुद्ध हो जाता है, उससे रंग आर पार नहीं हो पाता। और जिस जगह पर मोम या रेजिन नहीं लगा होता है वो वहाँ पे हम रंग को लगाएंगे ताकि वो कपड़ों के ऊपर छप जाए। स्क्रीन छपाई जो होती है उसके कपड़े काफ़ी महंगे आते हैं क्योंकि यह जो परिसज्जा है काफ़ी धीरे धीरे होती है, अर्थात काफ़ी समय लगता है और फ्रेम का आकार भी बड़ा नहीं होता, तो हमें थोड़े थोड़े भाग में ही हम एक बार में प्रिंटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन छपाई के लिए सबसे पहले एक बड़ी और समतल चौड़ी पैड लगी टेबल के ऊपर एक मोटा ऊन का नमदा बिछाते हैं और उसके ऊपर एक सूती चादर बिछाई जाती है। फिर वस्त्र को अच्छे से फैला करके वस्त्र के ऊपर स्क्रीन को रखते हैं और स्क्रीन को सही तरीके से सेट करने के बाद एक जो हमने रंग का पेस्ट तैयार किया है उसको लगा करके दबा करके उसे उसके ऊपर फेरा जाता है। तो जिन स्थानों के ऊपर अवरोधक पदार्थ या मोम रेजिन लगा होता है वो स्थान तो रंग उससे आर पार नहीं होता है, लेकिन जिन स्थान पर ये मोम या रेजिन नहीं लगा होता है उस जगह से रंग जो होता है वो कपड़ों के ऊपर जा कर के छप जाता है और फिर फ्रेम को उठा लिया जाता है। इस प्रकार से स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। अब हम बात करेंगे अवरोधक छपाई के बारे में, रेजिस्ट प्रिंटिंग के बारे में। रेजिस्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत 3 मेथड्स आती हैं, अवरोधक छपाई, बाटिक छपाई और डिस्चार्ज छपाई। सबसे पहली है अवरोधक छपाई। इस विधि के द्वारा छपाई अधिकांशतः सफ़ेद वस्त्र पर ही की जाती है। जिस जगह पे हमें छपाई नहीं करनी होती है उस जगह कोई अवरोधक पदार्थ जैसे मोम, पैराफिन, रेजिन आदि लगा दिया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात जो रोलर के ऊपर जो नमूने अंकित होते हैं उनके ऊपर अवरोधक पदार्थ लगा दिया जाता है। अब जब कपड़े के रोलर के बीच से होकर के गुजरते हैं तो अवरोधक पदार्थ वाला वस्त्र जो होता है, अवरोधक पदार्थ जो होता है वो वस्त्र पर लग जाता है। फर्स्ट है अवरोधक छपाई। इस विधि द्वारा छपाई अधिकांशतः सफ़ेद कपड़े पर ही की जाती है। जिस जगह पर छपाई नहीं करनी होती वहाँ पे अवरोधक पदार्थ को लगा देते हैं ताकि उसे रंग भेद ना पाए। छपाई को शीघ्रता से संपन्न करने हेतु अवरोधक पदार्थ लगाने का कार्य मशीन से किया जाता है। रोलर्स पर नमूनों के अनुसार अवरोधक पदार्थ लगा देते हैं। जब कपड़े रोलर्स के बीच से होकर गुजरते हैं तो अवरोधक पदार्थ वस्त्र पर लग जाता है। इसके पश्चात इसको रंगा जाता है। रंगने से क्या है कि उस भाग पर कलर प्रवेश नहीं करेगा और कपड़ा हमारा रंग करके तैयार हो जाएगा, अर्थात छप करके तैयार हो जाएगा। उसके पश्चात वस्त्र को अवरोधक पदार्थ हटाने के लिए साबुन और गर्म पानी से धो दिया जाता है जिससे कि वो साफ़ हो जाता है। अगली है बाटिक प्रिंटिंग। बाटिक कला जो है ये बहुत ही पुरानी कला है। इसका शुभारंभ सबसे पहले सुमात्रा तथा जावा में हुआ था। आजकल तो यह बहुत ही फेमस है। बाटिक के कपड़े बहुत लोग पसंद करके भी पहनते हैं। जो बाटिक छपाई से जो बने हुए कपड़े होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही शारीरिक श्रम, समय और शक्ति का व्यय होता है। बाटिक के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि कपड़े के ऊपर नमूने को अंकित कर लिया जाता है। अब हमें जिस भाग को सफ़ेद रखना होता है वहाँ पर हमें मोम को पिघला कर उसकी एक तह बना ली जाती है या उसको लगा दिया जाता है। जब ये मोम सूख जाता है तो
इस कपड़े को पकड़ करके थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है ताकि ये मोम की जहाँ जहाँ पे हमने मोम लगाई वो जगह थोड़ी सी चटक जाए, और उसके बाद इसे रंग में डुबो करके रख दिया जाता है। अब जब रंग में डुबो देने के पश्चात जब हम इसे निकालेंगे तो निकालने के बाद इसे सुखा दिया जाता है, और सुखाने के बाद में इसे जो बटर पेपर आता है उसे या न्यूज़पेपर रख करके दोनों तरफ से और इसके ऊपर गरम गरम प्रेस कर दी जाती है ताकि ये जो मोम पिघल करके उस बटर पेपर पर आ जाती है और कपड़े पर एक डिज़ाइन उभर करके आ जाता है। इसमें जो मोम यूज़ की जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो मधुमक्खी वाली मोम यूज़ की जाती है, एक पैराफिन मोम का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से बाटिक प्रिंटिंग की जाती है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज प्रिंटिंग लास्ट। इस छपाई विधि में सबसे पहले तैयार वस्त्र को पीस डाइंग के द्वारा रंगा जाता है और इसके पश्चात नमूने वाले जगह के ऊपर ब्लीचिंग कर दी जाती है। तो ब्लीच क्या करेगी, जिस जिस जगह पर लगेगी वहाँ का रंग खींच करके निकाल देगी, तो वहाँ से जगह बिल्कुल कलरलेस हो जाएगी और बाकी की जगहों पर गहरा रंग दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इससे बहुत ही आकर्षक और सुंदर डिज़ाइनें बनाई जाती है। डिस्चार्ज छपाई में भी रोलरों के द्वारा की जाती है। जब इसे बहुत ही बड़े लेवल पर किया जाता है तब रोलरों के द्वारा ही किया जाता है। रोलर में नमूने अंकित रहते हैं और नमूने को वाले रोलर को जिंक ऑक्साइड के पेस्ट के संपर्क में रखते हैं। तो जैसे ही वस्त्र रोलर के बीच से होकर के गुजरता है, रोलर पर लगे जिंक ऑक्साइड के पेस्ट नमूने वाली जगहों को रंग विहीन कर देता है और वहाँ उज्ज्वल सफ़ेद रंग के नमूने उभर आते हैं। इस छपाई विधि से निर्मित वस्त्र देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि जहाँ जहाँ पे ब्लीच लगी होती है ना, उस जगह से कपड़ा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर होने की वजह से वह काफ़ी जल्दी फट जाता है, फटने के चांसेस रहते हैं। इस प्रकार हमने छपाई प्रक्रिया के बारे में डिस्कस किया, जो कि दो प्रकार की थी, डायरेक्ट प्रिंटिंग और रेसिस्ट प्रिंटिंग। डायरेक्ट प्रिंटिंग में हमने ब्लॉक प्रिंटिंग पढ़ी है, रोलर और स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा है, और अवरोधक छपाई में हमने रेसिस्ट प्रिंटिंग, बाटिक प्रिंटिंग और डिस्चार्ज प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा है। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। थैंक यू।